नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो भारतीय राजनीति में काफी चर्चा में रहता है, प्रशांत किशोर यानी पीके। हाँ, पीके। कभी लोग उन्हें किंग मेकर कहते हैं, कभी पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड। बिल्कुल, और अब तो वो खुद ही राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या पीके सिर्फ चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार हैं या उनमें एक नेता बनने की क्षमता भी है? ये सवाल बिल्कुल सही वक्त पर है। देखिए, पीके की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये पिछले 10-15 सालों में भारतीय चुनावों के बदलते स्वरूप की कहानी भी है। कैसे डेटा, कैसे टेक्नोलॉजी और कैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने पारंपरिक राजनीति को एक तरह से हिला दिया है। पीके इसके एक बड़े उदाहरण हैं। सही बात है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर प्रशांत किशोर की पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कहाँ से शुरू हुए, क्या किया, क्या तरीके अपनाए। हाँ, बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचना, फिर 2014 में मोदी के लिए काम करना, अपनी कंपनी आईपैक बनाना। और फिर वो लगातार जीते। हाँ, कुछ हारें भी रहीं। हाँ, वो भी। और फिर अचानक से अपनी सारी कमाई का ब्यौरा देना और अब जनसुराज पार्टी बनाकर सीधे बिहार की राजनीति में एंट्री। मतलब सफर तो जबरदस्त है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस सब का मतलब क्या है। पीके ने जो तरीके अपनाए, उनका असर कितना गहरा है, और अब जब वो खुद नेता हैं तो उनकी पिछली भूमिका और नई भूमिका में क्या तालमेल बैठेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार से। रोहतास जिला, कोनार गांव। साल था 1977। पिता सरकारी डॉक्टर थे, बाद में बक्सर आ गए। तो मतलब पीके ने बिहार की जो जमीनी हकीकत है, बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो चुनौतियां हैं, वो बहुत करीब से देखी होंगी। आपको क्या लगता है, ये शुरुआती अनुभव कितना मायने रखते हैं उनके काम में? यकीनन रखते होंगे। जब आप ऐसी समस्याओं के बीच बड़े होते हैं तो वो मुद्दे सिर्फ कागजी नहीं रह जाते। लेकिन एक दिलचस्प बात है जो अक्सर कम हाईलाइट होती है। क्या? राजनीति में आने से पहले उन्होंने करीब 8 साल संयुक्त राष्ट्र में काम किया है। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में? अच्छा, यूएन में। हाँ। 4 जैसे देशों में स्वास्थ्य योजनाओं पर। तो वहां उन्हें डेटा एनालिसिस, बड़ी योजनाओं की प्लानिंग और प्रभावी कम्युनिकेशन का जो अनुभव मिला, वो शायद उनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की नींव बना। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब यूएन वाला अनुभव उनकी पॉलिटिकल स्किल का बेस बना। मुझे ऐसा लगता है। वो डेटा को समझने की क्षमता, वो जमीनी हकीकत से जोड़ने की कला शायद वहीं से निखरी। हाँ, हो सकता है। और फिर अचानक 2011-12 के आसपास वो गुजरात में दिखते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हुए, और वो भी सुनने में आया बिना किसी फीस या पद के। ये कैसे हुआ होगा? मतलब यूएन हेल्थ एक्सपर्ट से सीधे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट? ये वाला हिस्सा थोड़ा कम साफ है, पर कहा जाता है कि वो भारत लौटकर कुछ बड़ा करना चाहते थे और उन्हें लगा कि मोदी के विजन में वो संभावना है। ये वो टाइम था जब भारत में प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जैसा कुछ था ही नहीं। हाँ, सही बात है। तो उन्होंने वहां डेटा और मैनेजमेंट तकनीकों का इस्तेमाल किया मोदी के तीसरे टर्म के कैंपेन में। शायद यहीं से उस पीके टच की शुरुआत हुई जो बाद में नेशनल लेवल पर दिखी। और फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। वो तो टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिक्स में। पीके ने रॉबिन शर्मा और कुछ लोगों के साथ मिलकर सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी बनाया। हाँ, सीएजी। और इस टीम ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ था। वो चाय पे चर्चा। हाँ, चाय पे चर्चा। 3D रैलियां, सोशल मीडिया का इतना जबरदस्त इस्तेमाल, ये सब कितना नया था उस वक्त। बिल्कुल नया। सोचिए, चाय पे चर्चा ने मोदी जी की छवि को सीधे आम आदमी से कनेक्ट किया। 3D रैलियों ने टेक्नोलॉजी का पावर दिखाया। सोशल मीडिया ने युवाओं को जोड़ा। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। उनकी करीब 1200 लोगों की टीम थी। 13 राज्यों में जमीन पर काम कर रही थी। डेटा कलेक्शन, लोगों का मूड समझना, ये पूरा एक मैनेज्ड ऑपरेशन था। और नतीजा तो हम सब जानते हैं, बीजेपी को बहुमत मिला, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या पीके ने सिर्फ चुनाव जिताया या उन्होंने चुनाव लड़ने का पूरा तरीका ही बदल दिया? मेरे ख्याल से दूसरा वाला ज्यादा सही है। उन्होंने ये दिखाया कि चुनाव सिर्फ जाति या नारों पर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल प्लानिंग, डेटा और सटीक कम्युनिकेशन से भी जीते जा सकते हैं। हाँ। और इसी कामयाबी के बाद 2015 में उन्होंने आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई। ये भारत की पहली प्रॉपर पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म थी। अच्छा, तो ये आईपैक, ये काम कैसे करती है? मतलब क्या खास है इस डेटा ड्रिवन कैंपेनिंग में? पीके तो कहते हैं कि वो बस डेटा देखते हैं और कॉमन सेंस लगाते हैं। इतना सिंपल है क्या? कहने में सिंपल लगता है, पर इसके पीछे बहुत काम होता है।
डेटा ड्रिवन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वोटर क्या सोचता है, तो फिर बल्कि ये कि किस इलाके में, किस जाति समूह में, किस उम्र के लोगों पर कौन सा मुद्दा, किस तरह का मैसेज सबसे ज्यादा असर करेगा। ये माइक्रो लेवल की टारगेटिंग है। अच्छा, आईपैक जमीनी सर्वे करती है, डेटा एनालाइज करती है, फिर उसके आधार पर नारे बनते हैं, मुद्दे तय होते हैं, पूरी रणनीति बनती है। और वो सिर्फ सलाह नहीं देते, पूरा कैंपेन मैनेज करते हैं, बूथ लेवल वर्कर से लेकर सोशल मीडिया तक। और इस फॉर्मूले से तो उन्होंने कई पार्टियों को जितवाया भी है ना। 2014 के बाद का उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो गजब का है। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। बिहार 2015 में महागठबंधन, पंजाब 2017 में कैप्टन अमरिंदर। हाँ, कॉफी विद कैप्टन याद है? हाँ हाँ। आंध्रा 2019 में जगन रेड्डी, दिल्ली 2020 में केजरीवाल, फिर बंगाल 2021 में ममता बनर्जी, तमिलनाडु 2021 में स्टालिन। और ये हर जीत अलग थी। बिहार 2015 में उन्होंने बिल्कुल विपरीत विचारधारा वालों को साथ ला दिया। पंजाब में कैप्टन को एक तरह से रिवाइव किया, आंध्रा में जगन की पद यात्रा को बड़ा मूवमेंट बनाया, दिल्ली में गारंटी कार्ड का आइडिया चला। और बंगाल 2021, वो तो शायद सबसे मुश्किल था। हाँ, बंगाल शायद सबसे बड़ी चुनौती थी। वहां उन्होंने दिखाया कि उनकी रणनीति, जमीनी संगठन और वो दीदी के बोलो जैसी भावनात्मक अपील एक राष्ट्रीय पार्टी की पूरी ताकत का सामना कर सकती है। लेकिन जाहिर है हर बार जीत नहीं मिलती। एक बड़ी हार भी उनके नाम है, उत्तर प्रदेश 2017, कांग्रेस सपा गठबंधन, वो नारा यूपी को ये साथ पसंद है, बुरी तरह फेल हुआ। बिल्कुल, और ये हार भी बहुत जरूरी है उनकी कहानी को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि स्ट्रैटेजी की भी एक सीमा होती है। अगर जमीन पर संगठन कमजोर है, कैंडिडेट में दम नहीं या जनता का मूड ही खिलाफ है, तो दुनिया का बेस्ट सलाहकार भी कुछ नहीं कर सकता। पीके कोई जादूगर नहीं है, कुशल रणनीतिकार है, पर जीत के लिए जमीनी हकीकत का साथ होना ही चाहिए। हाँ, सही बात है। उनकी आलोचना भी होती है। एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है उनके अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के साथ काम करने पर। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी टीएमसी, कभी डीएमके। हाँ, ये सवाल तो हमेशा आता है। क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल अप्रोच है या फिर वैचारिक लचीलापन कुछ ज्यादा ही है, अवसरवादिता? देखिए, आलोचक तो यही कहते हैं कि ये सिर्फ पैसे का खेल है, विचारधारा से कोई मतलब नहीं। पीके का तर्क रहता है कि वो प्रोफेशनल है, उनका काम क्लाइंट को जिताना है, विचारधारा तो क्लाइंट की होती है। एक आरोप ये भी लगता है चेरी पिकिंग का, मतलब वो उन्हीं पार्टियों को चुनते हैं जिनके जीतने के चांस पहले से ज्यादा होते हैं। हाँ, ये आरोप भी है, लेकिन इसका जवाब शायद बंगाल 2021 या बिहार 2015 जैसी जीतें हैं, जहां मुकाबला बहुत टफ था। ये दिखाता है कि उन्होंने मुश्किल लड़ाइयां भी जीती हैं। अच्छा। पर विवाद सिर्फ क्लाइंट्स को लेके नहीं रहे। जब वो 2018 में जेडीयू के उपाध्यक्ष बने थे, हाँ, वो भी एक दौर था, तो पार्टी के अंदर ही पुराने नेताओं से उनकी बनी नहीं और आखिरकार उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ये दिखाता है कि एक सफल सलाहकार का सफल नेता बनना जरूरी नहीं, दोनों रोल बिल्कुल अलग हैं। और फिर आता है वो मोड़ जब सलाहकार ने खुद नेता बनने की ठान ली। 2021 बंगाल जीतने के ठीक बाद उन्होंने कहा, मैं ये स्पेस छोड़ लूं, कुछ और करना है। हाँ, वो स्टेटमेंट काफी चौंकाने वाला था। और फिर अक्टूबर 2022 में शुरू हुई जन सुराज पदयात्रा। ये क्या था? बस बिहार घूम रहे थे या कुछ और प्लान था? ये सिर्फ घूमना नहीं था, ये जमीन तैयार करना था। हजारों किलोमीटर पैदल चलना, लाखों लोगों से मिलना, ये पीके का तरीका था अपनी पॉलिटिकल पिच तैयार करने का। सलाहकार के तौर पे वो नेताओं के लिए काम करते थे, अब वो सीधे जनता के बीच थे। बिहार की नब्ज टटोल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। और इसी जमीन पर 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, जन सुराज पार्टी। लेकिन इससे भी पहले सितंबर 2025 में उन्होंने वो किया जो भारतीय राजनीति में शायद ही किसी ने किया हो। हाँ, वो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अपनी पूरी कमाई सार्वजनिक कर दी। बताया कि 2021 से 24 के बीच कंसल्टेंसी से 241 करोड़ कमाए, उस पर इतना टैक्स दिया और करीब 99 करोड़ अपनी पार्टी को दान कर दिए। यहाँ तक कि ये भी बताया कि किस कंपनी से 2 घंटे की कंसल्टेंसी के 11 करोड़ लिए। हाँ, और साथ में वो बयान, हम चोर नहीं हैं। ये इतना बड़ा पारदर्शिता का कदम क्यों उठाया होगा उन्होंने? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो उन पर हमेशा से ये आरोप लगते थे कि वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। ये उसका सीधा जवाब था। दूसरा, वो अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत एक बिल्कुल साफ छवि के साथ करना चाहते थे। दिखाना चाहते थे कि वो पैसे बनाने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और तीसरा, ये बाकी नेताओं के लिए भी एक चैलेंज था कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं?
इसका असर क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, पर ये कदम अपने आप में बहुत बड़ा था। तो अब ये जन सुराज पार्टी, क्या लगे इसमें? पीके किन उसूलों की बात कर रहे हैं? उनका नारा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जोर योग्यता पर है, मेरिट बेस्ड पॉलिटिक्स। जाति धर्म से ऊपर उठकर काबिल लोगों को मौका देने की बात करते हैं। और पारदर्शी शासन का वादा है, सारा डोनेशन चेक या ऑनलाइन, सारे खर्चे पब्लिक। फोकस बिहार के असली मुद्दों पर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। उनका टारगेट ऑडियंस कौन है? बहुत साफ है, बिहार का युवा, खासकर वो 7.5 करोड़ युवा और फर्स्ट टाइम वोटर जिन्होंने लालू और नीतीश के दौर से पहले का बिहार नहीं देखा। वो एक नई पीढ़ी को मोबिलाइज करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति तो दशकों से लालू यादव बनाम बीजेपी नीतीश कुमार इसी ध्रुवीकरण पर चलती आई है। क्या इस बाइपोलर मुकाबले में किसी तीसरी ताकत के लिए जगह बनाना आसान होगा, खासकर जहां जाति इतनी हावी हो? आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार में जाति एक हकीकत है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पीके का ये योग्यता वाला नजरिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जमीन पर इसे वोट में बदलना वो टेढ़ी खीर है। उन्हें ना सिर्फ एक मजबूत संगठन बनाना होगा, बल्कि लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि वो मौजूदा विकल्पों से वाकई बेहतर हैं। और दांव भी तो कितना बड़ा लगा दिया है, घोषणा कर दी कि अगर 2025 के बिहार चुनाव में, जो नवंबर में होने हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें ले आई तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। हाँ। पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ रही है, 116 कैंडिडेट्स अनाउंस भी हो गए। ये तो करो या मरो वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये एक बहुत हाई स्टेक गैम्बल है। इससे उन्होंने एक तरह से लड़ाई को सीधे अपने और नीतीश कुमार के बीच लाने की कोशिश की है। ये उनका आत्मविश्वास दिखाता है, या शायद जरूरत भी। हाँ, शायद जरूरत भी, लेकिन ये दबाव भी बनाता है। चुनौतियां सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हैं। पार्टी नई है, टिकट बंटवारे पर नाराजगी की खबरें तो आएंगी ही। संगठन को मजबूत करना, इतने बड़े लेवल पर चुनाव लड़ना, वो भी बिना किसी पुरानी पार्टी के सहारे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, पीके का अब तक का सफर और आगे जो रहा है, क्या करता है भारतीय राजनीति में उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाएगा? मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा योगदान है भारतीय चुनावों का प्रोफेशनलाइजेशन। उन्होंने स्थापित किया कि चुनाव मैनेजमेंट एक सीरियस बिजनेस है, जिसके लिए डेटा, रिसर्च, प्लानिंग और स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में नए नए प्रयोग किए, और अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का एक मानक सेट करने की कोशिश की है, वो भी अहम है, चाहे उसका असर अभी देखना बाकी हो। और क्या उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया है? बिल्कुल, खासकर छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को ये दिखाया है कि राजनीति में आकर बदलाव लाया जा सकता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि उन्होंने पारंपरिक पार्टियों को भी बदलने पर मजबूर किया है, सोचने पर मजबूर किया है कि अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। भले ही पार्टियां खुलकर न माने, लेकिन पीके की सफलता ने उन्हें भी अपनी रणनीति, डेटा के इस्तेमाल और कम्युनिकेशन को लेकर ज्यादा सीरियस होने पर मजबूर किया है। उन्होंने एक तरह से पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का पूरा एक बाजार बना दिया है, जहां अब कई और लोग भी काम कर रहे हैं। तो उनकी विरासत सिर्फ जीती हुई सीटों में नहीं, बल्कि राजनीति करने के तरीके में आए इस बदलाव में भी है। तो संक्षेप में कहें तो प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार जिसने भारतीय चुनावों का खेल बदला और अब खुद बिहार में एक नई राजनीतिक पारी खेलने उतरा है। बिल्कुल, और ये जन स्वराज का प्रयोग और ये आने वाले बिहार चुनाव, ये एक लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। ये सिर्फ पीके के पॉलिटिकल करियर का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि शायद ये भी दिखाएंगे कि क्या भारत में जमीनी स्तर से, बिना किसी राजनीतिक विरासत के, सिर्फ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और नए विचारों के दम पर एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा हो सकता है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बिहार में नतीजा चाहे जो भी निकले, प्रशांत किशोर की यह यात्रा पर्दे के पीछे के किंग मेकर से लेकर सीधे जनता से वोट मांगने वाले नेता तक की, क्या यह भारत में लीडरशिप के किसी नए मॉडल की तरफ इशारा करती है? क्या उनका यह तरीका दूसरों के लिए भी एक रास्ता खोल सकता है, या ये बस उनकी अपनी शख्सियत और उनके खास हालात का ही नतीजा है? इस पर सोचेगा जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।